नमस्कार आप सभी को। आवाज़ आ रही होगी क्लियर सभी के पास। तो देखिए, जो कल की क्लास थी हमारी उसमें एक निबंध है जो कंप्लीट हो चुके हैं। एक, हाँ, एक निबंध हमारा कंप्लीट हो गया था कि जो भारतेंदु जी द्वारा लिखित है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो हमारे सिलेबस में जो लगे हुए हैं 11 निबंध हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। और 11 निबंध में से एक निबंध मैंने कल करा दिया था, कल की क्लास में हमारा निबंध हो गया। इसी के साथ ही जो हमारा सेशन है उसका हिंदी कहानी का, वो कंप्लीट हो गई हैं आपकी हिंदी कहानियाँ। तो हिंदी कहानियाँ जो टोटल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, उनमें आपको याद रखना है कि जो लेखक हैं किसके द्वारा लिखी गई है और कौन से सन में लिखी गई है या फिर किस कहानी संग्रह में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब कल की क्लास में मैंने निबंध जब शुरू कराए थे तो आपको निबंध लिखाए थे। जो निबंध जिसने लिखे हैं, 11 जो निबंध हैं, 11 निबंधों के नाम मैंने आप लोगों को लिखाए थे और 11 निबंधों के साथ ही नाम लिखने के बताया था कि किस किस के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। अब 11 निबंध में मैंने आपको नाम लिखना बताया है, तो उनमें आपको क्या क्या याद रखना है वो भी साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारतेंदु जी द्वारा जो निबंध हैं वो दो लगे हुए हैं। एक तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये हो गया है, और आज होगा एक। तो भारतवर्ष की उन्नति में जो शहर का वर्णन हुआ है वो बलिया शहर का वर्णन हुआ है। कल मैंने आपको बताया था और कुछ जो लाइन है वो अंडर मार्क करवाई थी कि उनको आप मार्क कर लेना, आपके पास निबंध होगा। अगर यदि किसी बच्चा जो लाने में असमर्थ है कि उसके पास निबंध की बुक नहीं है या फिर वो भाई उपलब्ध नहीं कर सकता है, उसको पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ निकलवा ले। देखो, अगला हमारा जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है दिल्ली दरबार दर्पण। कौन सा लगा हुआ है? दिल्ली दरबार दर्पण। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं जो इसके लेखक हैं। और पहले के भी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो आपको जो इसमें पढ़ना है सिर्फ भारतेंदु जी के बारे में थोड़ा सा, और जो टोटल पढ़ना होता है भारतेंदु जी के बारे में वो पढ़ना होता है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में। वहां से आपको लगभग इतनी जानकारी मिल जाती है क्योंकि भारतेंदु जी के ऊपर ही उनका एक काल है, भारतेंदु काल। तो इनके ऊपर ही है जो चार इनके एक तरह से चौकड़ी जिसको माना जाता है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, और इसके साथ ही ये जो भारतेंदु जी हैं, इनकी चार लोगों की वो है, तो उसको चौकड़ी बोलते हैं। तो पूरी आपको जानकारी है जो हिंदी साहित्य में पढ़नी होगी। यहाँ सिर्फ आपको ये पढ़ना होता है कि ये नाटक किसके द्वारा लिखित है और किस चीज से संबंध रखता है। देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण, लेखक हुए गए इसके, आगे देखिए। हर एक निबंध में भारतेंदु जी के जो निबंध हैं उनमें लगभग एक व्यंग्यता भी जो है गुण हुई है, या फिर मूल अर्थ उसका निकलता है जिसको बहुत गहनता से पढ़ा जाता है तो उसका मूल अर्थ, यदि, क्योंकि ये जो थे भारतेंदु जी, ये थे अंग्रेजों के टाइम। जब अंग्रेजों के टाइम थे तो तब देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज लोगों का यहाँ पर शासन था। जब अंग्रेज लोगों का यहाँ पर शासन था तो सीधी सी बात है कि ये अंग्रेजों के ऊपर सीधी सीधी बातें नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है, माना जाता है या बताया जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनके अंग्रेज मित्र भी थे। तो वो किस प्रकार के थे, उनकी वो, मतलब यदि मित्रवत व्यवहार उनके साथ नहीं करेंगे तो वो उनकी रचनाओं को चलने नहीं देते थे, सीधी सी बात ये है। जबकि जो भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं उनको एक तरह से उनमें व्यंग्यता छुपी हुई है, और व्यंग्यता छुपी होने के साथ ही उसको जब आप सोचो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होकर के भी गड़बड़ी हो जाती है तब भी उसका मूल अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो अंग्रेजों को तो क्या ही पता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बस उनकी हाँ में हाँ,
बस अंग्रेजों को ये लगना चाहिए कि हाँ उनकी मतलब एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, जो लेखक हैं वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल अर्थ कुछ और ही होता है। बाहर बाहर से पढ़ो तो वो ऐसा लगता है कि आप अंग्रेजों की प्रशंसा करने में लगे हुए हो, और यदि बाहर से आप उसको मतलब बिल्कुल अंदर उसकी गहराई में जाकर उसको पढ़ते हो तो पता लगता है कि उसमें किस प्रकार से व्यंग किया गया है। और वो बताया भी गया है कि अंग्रेज सुख साज सजै सब भारी, तै धन विदेश चल जाती है अति ख्वारी। तो क्या है इसमें मतलब अंग्रेजों के ऊपर एक तरह से व्यंग किया गया है कि मतलब हमारा धन है जो किस तरह से विदेश में जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही एक तरह से बेकार की बात है या हमारे लिए ख्वारी की बात है। देखो आगे। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था। किसका? राजेश्वरी का। एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसराय, किसका आया है? श्रीयुत वायसराय का, कि हर एक राजा के ये वाक्य कहे कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से, देखो इसको ध्यान रखना, यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ। मतलब उस राजा का नाम लिखा हुआ है, ऊपर जो राजेश्वरी जी हैं उनका मुकुट बना हुआ है, और वो प्रत्येक राजा के बारे में सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ। मतलब खास क्या, वो तो सभी के लिए आ रहा है, इसमें खास क्या हो गया? वो तो सभी के लिए आ रहा है, इसको बस एक तरह से बोल के या बता करके ये बताया जा रहा है कि यह राजा जो ये झंडा है खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती का भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के पास आपके खैरखार राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी है कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल के बहुत दिनों तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। ठीक है, कौन कह के सुना रहे हैं? ये श्रीयुत वायसराय। किसके बारे में? जो राजेश्वरी का मुकुट वो झंडे पर लेकर के आए हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि आप इस झंडे को मतलब अपने पास रखें और हमेशा इसको पहन करके रखें, जिससे आपको जो राजेश्वरी जी हैं उनकी याद आती रहे, और आपके कुल के जो प्रतापी शासक होंगे या फिर आगे जो भी वंश कुल होगा आपका, वो भी इसको याद करके एक यादगार पल बनाए। शेष राजाओं को उनको पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तमगे ही मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, ध्यान रखना इसको, एक हाथी और जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, किसको मिला? किलात के खां को। जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कामखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। टोटल कितनी मिली? 25,000 की। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, इसके सिवाय जो सरदार देखिए, यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी,
इसके सिवाय जो सरदार उनकी सहायता आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां ने पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी मैं उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना ही कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? पूरा दिखाई दे रहा है क्या? पूरा नहीं दिखाई दे रहा। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। देखिए, बहुत से छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़े आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडी कांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडी कांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। मतलब कि कई राजा ऐसे थे जो सलाम नहीं करना चाहते थे, या फिर वो आए हैं उन्होंने सभी राजाओं को देखा है कि कोई वहां से दूर से ही सलाम करते हुए उनको आ रहा है, या फिर कोई और भी है जो बिल्कुल एक तरह से दंडवत प्रणाम कर रहा है। लेकिन कुछ राजा कैसे थे कि उनको मतलब बदन झुकाने का इशारा भी किया, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने बदन नहीं झुका करके एक तरह से प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, एडी कांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम ना किया, तो एडी कांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। ऐसा लग रहा है जब उन्हें जबरदस्ती झुकाया जा रहा है, तो कि हाँ भाई वो दूसरों को कि सलाम कर रहे हैं। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडी कांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तमगा, सलामी या खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके। अब देखो, राजा ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं जो ना नमस्कार कर रहे हैं, ना सलाम दुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको तमगा और झंडा दिया जा रहा है। उसके बाद वो वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वहां से वो उठने का नाम ले रहे हैं, तो जो वो वहां जो एडी कांग है वो क्या कहते हैं कि उठो। उनको क्या कहना पड़ता है कि यहाँ से उठो। और कई ऐसे हैं कि हम आपको देख चुके, हम आपको देख चुके, अब यहाँ से बस जाइए। एक तरह से मतलब कि पीछा छुड़ाया जा रहा है। देखो, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल न्यौछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के ही समान पाते हैं। अब वायसराय जी क्यों कहते हैं ऐसा? वायसराय जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक तरह से उनको तमगा या फिर जो भी हैं झंडे उनके, या फिर कोई भी तोहफा है जो बांट रहे थे राजाओं में, तो वो उधर से महात्मा निकलते हैं, तो उस महात्मा को भी यह कहते हैं कि आपकी नगरी एक तीर्थ के रूप में जानी जाती है। लेकिन यदि आज आप इस तीर्थ को देखोगे जिसमें हम ये सब कुछ बांट रहे हैं, तो एक तीर्थ स्थान के रूप में इसको गिना जाना चाहिए। देखें, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगत तो सब तीर्थों से बढ़कर है। जब जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं, नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे
जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेलकूद में नहीं गवाई। देखिए कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र है जो खेलकूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय जो नवाब साहिब हैं ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि, ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज फर्थ भी थी। अनुवादक कौन है? मिसेज फर्थ। और उनके पति कौन है? राजा सखाराम साहिब। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। मन भावनी अनुवादक किसे कहा है? मन भावनी अनुवादक जो श्रीयुत वायसराय हैं उन्होंने किसको कहा है? मिसेस फर्थ को। कि मिसेस फर्थ हैं जो रानी थी उसके साथ एक तरह से अनुवादक के रूप में आई थी, जो मतलब कि अनुवादक हिंदी या फिर हिंदी का जो अनुवादक नहीं जानती थी रानी, उसके साथ आई थी। तो मिसेस फर्थ को क्या कहा गया है? मन भावनी अनुवादक। और किसने कहा है? श्रीयुत वायसराय ने। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया है। वायसराय जी का काम क्या था? वायसराय जी का काम ये था कि वो वहां पर जो राजा उनको इकट्ठा किया गया था, उन राजाओं को सबको यह कहकर कि यह सिर्फ जो तमगा है सिर्फ खास आपके लिए आया है, और वायसराय को इस प्रकार से मतलब वहां पर बिठाया गया है कि वो जिस भी राजा की आए उसकी ही प्रशंसा करे और उस राजा को ऐसा लगे कि सबसे जो जो सभी राजा यहाँ पर आए हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा आदर सत्कार है जो मेरा हुआ है। ऐसा राजा को लगता था जो भी वायसराय जी के पास बैठता था या भी वायसराय से बात करता था। देखो भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए। अब देखिए सबसे भेंट करके तो यह कह रहे हैं कि हम आपसे दोस्ती करके अत्यंत प्रसन्न हुए, और सभी से जो तमगा या झंडा दे रहे हैं उनके साथ मिलकर भी उन्होंने यही कहा है कि आपके लिए खास ही आया है। तो सभी उन पर क्या है, एक तरह से मोहित हो रहे थे और तमगा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। बस इतना ही चाहिए इंडिया के लोगों को, तो हिंदुस्तान के लोगों को और क्या चाहिए कि बाहर का आदमी बस प्यार से आकर के बात करे और प्यार से बात करके
उन्हें ये लगना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार हमसे किया है और धीरे धीरे उसको लूट करके ले जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी को। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में, आपको डेट रखनी है, याद नहीं रखनी है, इसमें कोई ज्यादा लोड मत लेना कि कई बार कई जगह। एक तो वो याद रखनी है कि उसको टोटल मिला करके कुल कितनी राशि का तोहफा दिया गया, वो था 25,000 की जो राशि थी उस राजा को दिए गए थे। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। तो आपको 1 जनवरी याद रखना है। इससे पहले जो डेट गई है उसको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा था और सुनहला रुपैला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसी की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत ने अपने राज सिंहासन से सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोगों हाथों में चम्मड़ लिए और श्रीयत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्मू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे। और उनके दाहिने बाएं पीछे मुसाहिब मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासन अधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन में मड़ी थी और हर एक के सामने ये झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे। और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी, जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक बाहरी पॉलिटिकल अफसर भी था। पॉलिटिकल अफसर जिसको पीए बोलते हैं। इनके सिवाय यहाँ पॉलिटिकल अफसर किसके लिए आया? जो राजाओं के साथ था, एक तरह से जो उनको सलाहकारी, जिसको पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक तरह से उनको राजनीति का मतलब सब कुछ का ज्ञान है, राजाओं को यहीं से कराएगा। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहाँ ही बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था, क्योंकि जो उनके बैठने की व्यवस्था थी वो इस प्रकार से की गई थी कि वो सीढ़ी नुमा थे। जो बड़े अफसर थे वो ऊपर थे, उससे नीचे नीचे इस प्रकार से उनको बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। अब देखिए कितने, 63 नाम याद रखने की मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा आवश्यकता है इसमें, बस एक बार पढ़ लेना। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखादी, दतिया, चलो भरतपुर का नाम तो आ गया, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, ऊर्छा महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी महाराज राणा भलावर, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरौदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरौंच, कूच बिहार, मंडी,
नाभा नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावाजिगनी, नौवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लोहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जगीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजामा हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरबी, पीपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोदका, नंदगांव और जांव नवानगर। ये थे जो 63 शासन अधिकारी राजा थे जो उसमें आए थे, एक तरह से दिल्ली दरबार में जो आए थे वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बट गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदार रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदार और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। मतलब कि इसमें क्या है, सब में व्यवस्था दिखाई गई है कि किस प्रकार से उनको बिठाया गया है और उनको बिठाने की व्यवस्था इस प्रकार थी कि जिससे उनमें बखेड़ा खड़ा ना हो कि भाई उनको स्थान आगे दे दिया या फिर किस प्रकार से उनको आगे बिठा दिया गया है। देखिए, यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदार रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, मतलब कि वो ऐसे राजा थे सिर्फ वो तमाशा देखने के लिए आए थे, उन्हें किसी भी प्रकार का शासन करने के लिए नहीं है कि मतलब उनको शासन दिया जाए या फिर वो शासन के अधिकारी नहीं है, बैठने की जगह दी गई। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कांसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदार रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने, भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पराबंदे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने में काम रहती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमरियां कसी थी और कारचोबी झूले पड़े थे, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहेरों को उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों लोगों की भीड़। मतलब कि दिल्ली दरबार दर्पण का इतना विचित्र, इतनी व्यवस्था की गई है और इतना एक तरह से हथियार बंद और बहुत से जो 3000 जो संख्या बताई गई है वो ऐसे राजाओं की बताई गई है जो शासन के अधिकारी नहीं है, फिर भी उनको तमाशा देखने के लिए टिकट दी गई है कि भाई ये भी राजा है। अब देखिए, जो मैदान में डटी थी ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जहां था वही हक्का बक्का खड़ा रहता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ होइलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे और शासन अधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे उन्हें दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:45 तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची। धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया की परम प्रतिष्ठित पद के ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजश्री छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन
हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रैंड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रैंड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। अब देखो, जो हिंदुस्तान जैसा देश है उसमें दिल्ली दरबार दर्पण लग रहा है, एक तरह से दिल्ली दरबार लग रहा है, और दिल्ली दरबार लगने के साथ ही जो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय हैं, उनके लिए क्या बजवाया जा रहा है? उनके लिए बजवाया जा रहा है नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन। जो भगवान है वो मतलब एक तरह से रानी को सुरक्षित रखे, उनकी रक्षा करे, रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। और यह किससे कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय लोग हैं या जो राजा हैं उनके मन में भी ये श्रद्धा जगे कि भाई रानी को कुछ ना हो, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। का बाजा बजने लगा और गॉड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ो। यह आशा होते ही बंदीजनों ने जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे त्रही बजाई। उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है, महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने हैं उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राज आज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया है, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी सर्वधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन चलेगा। मतलब महारानी विक्टोरिया जो है उनको एक तरह से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की एक तरह से उनको रक्षिका के रूप में बना दिया गया है कि वहां पर वो शासन करेंगी। और उसके शासन करने के साथ ही जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, उसमें भी क्या है, ये नियम लागू कर दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया वहां से ही शासन करेंगे। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अंतर्गत इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त की हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन अधीन देशों के राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए हम सब अपने प्रीवी काउंसिलिंग की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करें कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके वह अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं।
सिवाय सनद, कमीशन और अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडई एम्परेटिक्स, हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी, और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी ने लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है, प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र से उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां और प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राज आज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। अब देखिए, जो पूरा विक्टोरिया का जो महारानी का पत्र आया है, महारानी का पत्र आया है, उसमें महारानी के पत्र में आपने एक चीज तो नोटिस की होगी। नोटिस करने लायक चीज क्या है कि जो महारानी विक्टोरिया है ये लिख करके आया है कि वो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन पर तो अपना शासन जमाती हैं, लेकिन अब क्या है, जो हिंदुस्तान है वो भी उनके एक शासन में रहेगा और वहां पर कोई एक उच्च अधिकारी है जो नियुक्त कर दिया जाएगा जिसके शासन के अंतर्गत ही वो वहां से ही दूर बैठी हुई उसका शासन करेंगे। और शासन करने में जो पत्र आया है उसमें क्या बताया गया है कि हमारी नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं चलना है। ये नियम बनाया गया है। ये नियम क्या बनाया गया है कि हमारी नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं चलना है, जो हम चाहते हैं वो हो, सिर्फ जो हम लोग चाहते हैं वही हो। और जो सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो यहाँ चल रहे हैं वो यहाँ पर अब बंद कर दिए जाएंगे। और चलाए कौन से जाएंगे? चलाए वो जाएंगे जो हम चाहते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे सोने चांदी के जो सिक्के हैं उनको दे दो, हम बाहर ले जाएंगे और जो हमारा मन करेगा वो हम यहाँ पर चला देंगे, और फिर जब उनको बंद करना पड़ा तो अपनी संपत्ति को हम ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? सोने चांदी भी गई, जो उनकी संपत्ति है वो तो वो लेके ही जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से उनको लुभावना अवसर दिया जाता है कि मतलब तुम इसको लोभ में आओ और उसको सोने चांदी के जो सिक्के हैं उनको बाहर करो। देखो, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। अब इतनी सारी जो फैसिलिटी हैं वो महारानी के लिए दी जा रही हैं कि भाई सिक्के किस प्रकार से चलाए जाएंगे, उनसे पूछकर सिक्का चलाया जाएगा, उनके द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है, ये जो सब फरमाइश दी जा रही हैं ये महारानी विक्टोरिया की तरफ से आ रही है कि ये नियम बना है, इस नियम को आप लागू करिए। और इस नियम को जब आप लागू कर देंगे तो वहां की जो महारानी विक्टोरिया है वो आपसे खुश हो जाएंगी। और लास्ट में कहा जा रहा है कि ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। ये सब राजा बोले, जो वहां के जनगण लोग हैं वो सभी ये चीज बोले कि जो ईश्वर है वो महारानी को। अब किसका मन कर रहा है कि भाई इतना सारा लूटने, लेकिन पहले के टाइम में राजा, सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती थी कि जो राजा थे वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। बिल्कुल सीधी सी बात है, उन्हें लोभ दिया जाता था या उन्हें संपत्ति दी जाती थी। तो जो सभी राजा थे वो क्या करते थे? सभी राजा अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और राजा के अंडर ही कौन होता है? प्रजा होती है। राजा के अंतर्गत ही प्रजा आती है। जब राजा ही गुलामी करेगा तो धीरे धीरे प्रजा भी गुलामी करेगी, क्योंकि राजा को एक लोभ होता था, उनको संपत्ति या फिर डर भय किसी भी प्रकार का आप लगा लो, लेकिन जो राजा होते थे वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वरना मुझे लगता है कि देश बहुत पहले आजाद हो गया होता है यदि जो हमारे राजा हैं उन्होंने यदि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया हुआ था, तो बहुत पहले हमारा देश आजाद हो चुका होता। तो राजा हैं जो, देखिए हिंदुस्तान के राजा हैं, वो महारानी विक्टोरिया की पदवी लेने के लिए एक तरह से उनका जो झंडा है, तमगा है, उसको लेने के लिए आ रहे हैं और बड़े ही खुश हो रहे हैं। जो श्रीयुत वायसराय हैं उनको नमस्कार कर करके या फिर बहुत ही दूर से सलाम करके लोग आ रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरह से गुलामी करना हो गया कि मतलब आकर के उनकी गुलामी कर रहे हैं। देखो, जब चीफ हेरल्ड
राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका हो तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34-34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर बाढ़ छटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। और नेशनल एंथम क्या था? ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। देखो, राजा बैठे हुए हैं, लगभग राजा भी ऐसे थे जिनको हिंदी आती थी। वायसराय का क्या आदेश था? वायसराय का आदेश था कि जो महारानी विक्टोरिया का जो पत्र आया है उसको आप इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ। अब इंग्लिश में उसने पढ़ के सुनाया, उससे पहले क्या है, बाजा बजा। तो जो आम जनता थी वो इंग्लिश समझ उनको नहीं आती थी। बहुत कम ऐसे लोग थे जो इंग्लिश भी जानते थे, अंग्रेजों को समझ पाते थे। तो क्या है कि वो हिंदी जानते थे। अब हिंदी जानते थे तो वो उनका बस यही इशारा होता है कि जो उनके राजा होते हैं बस एक बार इशारा कर देते हैं कि हाँ भाई बाजा बज रहा है, तो मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो जैसे ही तुरई बजी, पत्र शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तुरई बजी, तो जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और जो अंग्रेजी में गटपट गटपट कुछ बोल करके चला गया, उसके बाद फिर तुरई बजने लगी तो उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा काम संपन्न हुआ है तो ताली बजा दी जाए। तो इसी प्रकार से, और उन्हें समझ कुछ नहीं आया और उसके बाद उनका नेशनल एंथम बजने लगा। इसके अंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई, पायोनियर सरीखे से अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। अंग्रेजी जो पत्रकार थे, संपादक थे, वो क्या सोच रहे हैं कि वायसराय जी हैं जो भारतीय जो राजा हैं उनको सलाम कर रहे हैं, लेकिन असली जो मसला मकसद था उनका, असली मकसद क्या था कि वो एक तरह से राजाओं को अपने ओर आकर्षित करते थे, वो उनको घुल मिल कर लेते थे, जिससे कि जो राजा थे वो उनकी तरफ खिंचे आए, या फिर प्रत्येक राजा को ऐसा लगे कि जो सम्मान दिया जा रहा है वो सिर्फ विशेष मेरे लिए दिया जा रहा है। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इस्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक के वे लोग राज संबंधी बातों से बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती और यह भारी समागम की उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा को अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। पूरे दिल्ली दरबार दर्पण में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो राजा हैं वो वायसराय के आसपास ही रहते हैं, उन्हें किस प्रकार से झंडा और पुरस्कार या तोहफे देने के लिए उनको बुलाया गया है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वर की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपा युक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती।
सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और पश्चिमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में, जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही स्नेही और सहायक राजा ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए, और जिनका आज यहाँ वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमतम विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकार रखने में अपने ऊपर एक कर्तव्य जानती है। जो महारानी विक्टोरिया है वो क्या है, वो ये सोचती हैं कि जो बड़ा भारी जो पैतृक धन है हिंदुस्तान में, वो उनके पूर्वजों का है, एक तरह से उनके वंश के लिए छोड़ गए हैं वो, जिससे कि उनका आगे का वंश उससे चल सके। अधिकार में अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए, यहाँ के रसोई के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों को एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं, और महारानी की ओर से राजभक्ति और शुभ चिंतकता रखनी उन पर उचित है। उनका कहना क्या है, जो रानी है महारानी विक्टोरिया, वो ये सोचती हैं कि मतलब वो जो राजा हैं उनको भी यह एहसास हो जाना चाहिए कि वो जो रानी है वो तुम्हारी एक तरह से राजभक्ति और शुभचिंतकता रखती हैं, कि मतलब उन्हें भी यह विश्वास हो जाना चाहिए कि महारानी विक्टोरिया गलत के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ उन्हें एक तरह से शासन के लिए हैं, जिससे एक तरह से सही उसका उपयोग हो सके, जो राजस्थान जो उसमें हिंदुस्तान में जो धन है। विरासी घरानों की श्रेणियां, जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उन्हें राज्य के देशों में मेल न बना सका। उनके राज्य में देशों में मेल न बना रह सका, सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे, बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंका भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिमी के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। यह बिल्कुल सही बात है कि जो एक तरह से बली होता है, शक्तिशाली होता है, वो क्या है, दूसरे पर जो निर्बल होता है उस पर एक तरह से शासन करता है, और जो पैसे वाला होगा वो गरीब पर शासन करेगा। तो वो जो उनके आपसी झगड़े थे, आपस की, जो आपको पता है एक तरह से कि जो घर के आपसी झगड़े होते हैं उनसे इंसान पहले मर जाता है, जबकि बाहर के झगड़े होते हैं उनको भी वो झेल लेता है, लेकिन जो आपसी घर के झगड़े होते हैं उनसे वो निकल नहीं पाता, और अंदर ही अंदर क्या होता है, झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर निर्जीव होकर, जिस प्रकार से तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार से सभी अंत में मिल जाते हैं। आजकल ऐसी राजनीतिक कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियतें और रीतों को बरत सकता है। जो महारानी विक्टोरिया हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को समझाने के लिए वायसराय का उपयोग करती हैं, और वायसराय के माध्यम से वो कहलवाती हैं कि जिस प्रकार से वो अब रह रहे हैं उनकी यह दशा नहीं होगी, और भी अच्छी दशा होगी। वो अपने जो धर्म कर्म है अपने मन से, अपने
जीवन को जी सकता है, मतलब उसे पूरी छूट रहेगी, उसे पूरी छूट रहेगी। वो अपने धर्म की या फिर अपना जो भी जिस प्रकार से जीवन काटना चाहता है बहुत ही सुख समृद्धि और संपन्न तरीके से अपना जीवन काट सकता है। कब? जब महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर शासन आ जाए। आगे देखो, सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियम और रीतों को बरत सकता है। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेज राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। महारानी विक्टोरिया क्या चाहती है? महारानी विक्टोरिया चाहती है कि वहां पर शासन करे, और वो किसी को मिटाना या दबाना नहीं चाहती है, वो सभी को ऊपर उठाना चाहती है। वो कहती है कि आप लोगों को, मतलब जब हमारे यहाँ पर शासन हो जाएगा तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों के लगातार पश्चिम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया। आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में ना मिलेगा। अब वहां के जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि आप पूरी सच्चाई के साथ, साहस के साथ क्या कर सकते हैं? परिश्रम कर सकते हैं, तन मन धन को अर्पण कर सकते हैं। किसके लिए? जहां पर अंग्रेजों का शासन होगा तो उस शासन के लिए आप किसको? तन मन धन को सबको अर्पण कर सकते हैं। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को उसकी खोज रखता जो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों को पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार में नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी सरकार में, इन दोनों लाइनों को ध्यान रखना है आपको। अंग्रेजी सरकार में क्या होगा कि सरकार नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर दोगे तो ये दोनों बातें क्या है? निज प्रतिष्ठा, आपको एक तरह से प्रतिष्ठा मिलेगी, और प्रतिष्ठा मिलने के साथ ही आपको इस चीज का लाभ मिलेगा। तो आप प्रतिष्ठा प्राप्त कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार का अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है। जो महारानी विक्टोरिया है वहीं से उनका शासन चल रहा है, वहीं से उनका भाषण चल रहा है, और जो उनके लगे हुए हैं, जो नीचे उच्च अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, वो महारानी विक्टोरिया का गुणगान करके बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, कि कैसे अपनी जो निज प्रतिष्ठा है उसको बचा सकते हैं। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि जो अधिकारी अफसर हैं धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंधन का अच्छा उतारना सब प्रकार का अधीन है। श्रीमती क्या चाहती हैं कि राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अब एक बार शासन हो जाए बस। महारानी विक्टोरिया क्या चाहती हैं कि एक बार अंग्रेजों का यहाँ पर शासन स्थापित हो जाए, उसके बाद तो वो अपनी आप निज प्रतिष्ठा या लाभ को देख ही लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजी सास सुख सास सदा सब भारी, पै धन विदेश चल जाती है अति उखारी। तो क्या है इसमें, जो धीरे धीरे है वो आपका जो धन संपत्ति है वो धीरे धीरे विदेश चला जाएगा। और किस प्रकार से जाएगा? इस प्रकार से ही जाएगा कि जो वहां के जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या है, उनकी एक तरह से बहकाया जा रहा है और उनको, और वो उनके अंतर्गत आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं, और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को भी नहीं सौंप सकती। बिल्कुल सही बात है कि जो सेना संबंधी अधिकारी होते हैं उनका जो काम होता है, चाहे उनका राजकाज संबंधी हो, सेना का काम क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब अपने देश को बचाए रखना। तो जो सरकार होती है जितना विश्वास सेना पर करती है उतना किसी अधिकारी पर नहीं कर सकती, यह हकीकत बात है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो बड़े ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएं, लेकिन जो सेना के अधिकारी होते हैं वो सच्चे देशभक्त होते हैं। देखो आगे,
तो किसकी प्रशंसा? प्रशंसा तो खैर सबकी करी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई है की गई है जो सेना के अधिकारी हैं, उनकी प्रशंसा की जा रही है कि उनकी जितनी भी प्रशंसा करें वो बहुत कम है। धीरे धीरे जो हिंदुस्तान की जनता है वो महारानी विक्टोरिया के अंडर में आ जाएगी, दिल्ली दरबार दर्पण में। देखो, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती है। राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों जो कम सीने में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हैं और निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंधन के कठिन काम को करते हैं जिनकी भाषा, धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु रीति पर कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं, अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों को ही एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों को केवल उस राजभक्ति की ही गुण ग्राहकता नहीं करती, वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचारों को अच्छी तरह निवर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा। यदि मैंने अच्छी अच्छी प्रशंसा नहीं की उसकी, किसकी? महारानी विक्टोरिया की, तो मैं क्या है, एक तरह से असफल माना जाऊंगा। उसके जो वो पद देंगी, उसके कहने का मतलब यही है कि जो महारानी विक्टोरिया मुझे पद देंगी, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ लालच होता है। ऐसी बात नहीं है कि बिना लालच के इंसान तब तक किसी को याद करता है, मेरा मानना यह है, तब तक किसी को चाहता है जब तक कि उसका स्वयं का जो कार्य है वो सिद्ध ना हो जाए। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो इंसान होता है वो दूसरे इंसान को, चाहे कोई भी हो, कहते हैं ना कि एक तरह से प्रेम करना, तो इंसान का प्रेम करना मेरे हिसाब से पहले के जमाने में तो कुछ अलग था, लेकिन एक तरह से अब स्वार्थ की दुनिया में आ चुका है। तो निस्वार्थ भाव से जो प्रेम होता है, बिल्कुल बिना स्वार्थ के जो प्रेम होता है, वो होता है एक तरह से माँ का प्रेम, मेरी नजर में। क्योंकि जो हमारी माताएं होती हैं, ना तो उनको कुछ लेना ना उनको कुछ देना, उसके बाद भी वो लगातार तुमसे प्रेम करती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है, उसमें बिल्कुल क्षणिक भी स्वार्थ नहीं है, वो होता है माँ का प्रेम। तो उसी प्रकार से जो यहाँ अंग्रेजी जो शासक हैं वो सुन करके, या महारानी विक्टोरिया की जो भी कहानी कह करके आप लोगों को सुना रहे हैं, या फिर वहां की जनता को जो भाषण दे रहे हैं, तो बिना व्यर्थ में ही थोड़ी ना सुना रहे होंगे। उनका भी क्या है, एक स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही उसमें। देख, इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज्य के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। नया पद है, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर।
हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए हैं, इस प्रकार श्रीमती की सेना युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे की सब अवसरों पर आप लोगों को उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। हे वॉलेंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। मैं इस देश के सरदार और रईस लोग धीरे धीरे करके सभी की प्रशंसा की जा रही है, और जो वहां पर जो उपस्थित गण हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है और कितने अच्छे लोग हैं जब हमारी ये इतनी अच्छी प्रशंसा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई हमारी इतनी भयंकर प्रशंसा करता है, प्रशंसा करता रहता है, तो हमें भी बिल्कुल अच्छा लगता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है जो इसने मेरे अंदर के गुण पहचान लिए हैं, या फिर इसने कुछ बहुत से ये सोच जाते हैं कि इसने कुछ मेरे अंदर देखा ही होगा, कुछ अच्छा गुण देखा ही होगा, तो उसने एक तरह से अच्छा गुण देखा होगा, तभी तो मेरी एक तरह से प्रशंसा की जा रही है। देखिए बीच में कुछ काम आ गया है तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो आपकी क्लास है जो या तो फिर शाम को कंप्लीट होगी, 1 घंटे या तो शाम को करा दी जाएगी, और शाम की क्लास में ये जो निबंध है आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, या फिर कल की क्लास होगी। वैसे आपको बता दिया जाएगा यदि शाम को क्लास होने वाली है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।